वहीं सरहद पर बार बार आंख दिखाने वाले चीन की हेकड़ी निकालने के लिए भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। भारतीय वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होने जा रहा है। भारतीय वायुसेना को अब लद्दाख से फाइटर ऑपरेशन के लिए तीसरा एयर बेस मिलने वाला है। दरअसल पूर्वी लद्दाख में क्रिटिकल माने जाने वाले न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड यानी ALG को पूरी तरह से अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि किसी भी हालात में वो पड़ोसी मुल्क से अपनी रक्षा कर सके और जरूरत पड़ने पर करारा जवाब भी दे सके। आपको बता दें कि 13,700 फीट की ऊंचाई पर भारतीय वायुसेना के न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को अपग्रेड करके नया फाइटर बेस तैयार किया जा रहा है। 2.7 किलोमीटर लंबा ये रनवे पूरी तरह से कंक्रीट का होगा। न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को अपग्रेड करने के लिए भारतीय सेना 218 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसके साथ ही बाकी काम को भी अगले 20 से 22 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुल 8 सीमावर्ती राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 90 नए प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। इन प्रोजेक्ट में तवांग तक जाने वाले रूट पर 500 मीटर लंबे ऑल वेदर टनल रिचिपू टनल भी शामिल है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO इसका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट संपर्क के तहत बनाया है, जिसमें 21 सड़कें, 64 ब्रिज, 1 टनल, 2 एयर स्ट्रिप और 2 हेलीपैड शामिल हैं। तो चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से मुस्तैद है। अब डबल अटैक चीन पर किया जाएगा। दुर्गम इलाकों में सड़कों का निर्माण करके आप लोगों ने भारत की रक्षा करने में हमारी आर्म्ड फोर्सेस की काफी मदद की है। और मुझे याद है कि एक बार मैं BRO को ब्रो यानी ब्रदर कहकर संबोधित किया था। ब्रदर को लोग बोलचाल की भाषा में भाई को ब्रो कहते हैं। यह कहकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO को हमने संबोधित किया था। BRO नहीं है, ब्रो है। सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करके BRO ने आर्म्ड फोर्सेज के ब्रो की भूमिका निभाई है, ऐसा मैं मानता हूं। और जिस तरह से आप अपने कार्यों के माध्यम से सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, वह भारत की सीमाओं को तो सुरक्षित बनाता ही है, साथ ही साथ इस क्षेत्र की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी सामाजिक आर्थिक विकास में भी अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। इसलिए यदि मैंने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को ब्रो कहा था, तो मैं यह मानता हूं कि यह बिल्कुल सही था। इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी हैं, DG BRO। सर, कौन कौन से मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो जम्मू कश्मीर और बाकी 10 स्टेट्स और UT में आज इनॉग्रेट करेंगे राजनाथ सिंह जी? देखिए, सबसे पहला जो ये 90 प्रोजेक्ट्स आज माननीय रक्षा मंत्री महोदय देश को समर्पित करेंगे, उसमें सबसे पहला तो देवक ब्रिज है, जहाँ पर हम खड़े हैं, जो फुलपुर और कोलपुर को जोड़ेगा, जो इसकी कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उसके बाद में 11 टोटल प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर रीजन में हैं, 26 प्रोजेक्ट्स लद्दाख में हैं और 36 प्रोजेक्ट्स अरुणाचल में हैं। तो इनकी टोटल इन 3 राज्यों की अगर हम टोटल कर लें तो 90 में से तकरीबन 80% जो हैं ये इसी रीजन में हैं। और इससे आपको पता चलता है कि इसकी महत्ता कितनी ज़्यादा है। इनकी लागत भी अगर देखी जाए तो 156 करोड़ के करीब जम्मू कश्मीर में है, 642 करोड़ लद्दाख में है और 800 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अरुणाचल में हैं। तो टोटल अगर दोबारा से किया जाए तो वही 85% जो है हमारी जो लागत है पूरे प्रोजेक्ट की 2,941 करोड़ में से वो इन 3 राज्यों में है। उसके अलावा आज वो शिलान्यास भी करेंगे न्योमा एयरफील्ड का। जो न्योमा एयरफील्ड स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एयरफील्ड होगा, जो फाइटर वन ऑफ द हाईएस्ट फाइटर बेस होगा वर्ल्ड के अंदर, और जो हमारी इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रैटेजिक रीच को बढ़ाएगा। उसमें हमारी जो इंडियन आर्मी है उनके ट्रूप्स के लिए भी डिप्लॉयमेंट के लिए ये बहुत कारगर सिद्ध होगा किसी क्रिटिकल सिचुएशन में। और जैसा आपको ज्ञात है कि ये केवल 46 किलोमीटर LAC से दूर है, जैसे क्रो फ्लाई करता है, और इसको बनाने में 219 करोड़ की लागत आएगी और ये 2 वर्किंग सीजन में कंप्लीट किया जाएगा। तो ये आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है और इतने सारे प्रोजेक्ट्स का पैकेज आज माननीय रक्षा मंत्री महोदय देश को राष्ट्र को समर्पण करेंगे। इससे न केवल सामरिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी इनका बॉर्डर्स एरिया में जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं। किस तरह के चैलेंजेस आप लोगों ने फेस किए वहां पे? रोड्स और जो हवाई पट्टियां, हेलीपैड बनाने के लिए क्या उस वक्त सिचुएशन थी? कितना टेम्परेचर वहाँ जाता है? किस तरह से आपके लोगों ने काम किया और कितने इंपॉर्टेंट हैं ये प्रोजेक्ट्स? देखिए, लद्दाख, स्पेशली लद्दाख में
वहाँ पर हम बहुत हार्श टेरेन और क्लाइमेटिक कंडीशन में काम करते हैं। जैसा आपको ज्ञात है, वहाँ पर ज़्यादातर टाइम पर सब जीरो टेम्परेचर चला जाता है जहाँ पर हम काम करते हैं। हमारे 70% प्रोजेक्ट जो हैं 14,000 फुट से ऊपर हैं। आज हम 15 अगस्त को, इसी 15 अगस्त को हमने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए संसार की सबसे ऊंची सड़क बनाने का निर्माण भी कार्य शुरू किया है, जिसको बोलते हैं लिकारू मिगला फुकचे सड़क, जो 19,400 फुट पर होगी। वहाँ पर ऑक्सीजन का स्तर जो है 40 से 45% हो जाता है। उसमें सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आती है, नाक से खून बहने लगता है और तरह तरह की जो समस्याएं हैं वो शरीर को काम करने से रोकती हैं। हमारी मशीनों की भी कैपेसिटी वहाँ पर 50 से 60% रह जाती है, क्योंकि कंबशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ये तो टेरेन के प्रॉब्लम्स हैं। ईस्ट में हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से ज़्यादातर वहाँ पर बारिश होती है और तवांग रीजन में स्नो भी पड़ती है, तो वहाँ पर काम करने की जो हमारी विंडो है वो 3-4 महीने ही मिलती है। उसी सीमित टाइम में हमें अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना पड़ता है। इसके साथ साथ जब हम काम करते हैं पहाड़ों में, ऐसा है कि उसी सड़क पर काम हो रहा है, उसी में आर्मी की गाड़ियाँ भी जा रही हैं, लोकल गाड़ियाँ भी जा रही हैं और टूरिस्ट की गाड़ियाँ भी जा रही हैं, तो हमें उनको रास्ता भी देना पड़ता है जिससे कोई हताहत ना हो। तो हमारे पास में कुल मिलाकर बहुत आधा जो हमारी विंडो है वो 4 से 6 महीने की, उसकी 50% रह जाती है। तो इन सब समस्याओं को हम संभालते हुए इस पे काम करते हैं और बीआरओ ने अपना पिछले 3 साल में काम की जो दर है बहुत तेज़ी से तेज़ कर दी है। जैसे आपको ज्ञात होगा, पिछले 3 साल में हमारा जो बजट है सरकार ने दुगना कर दिया है। जो हम कभी 6,000-7,000 करोड़ खर्च करते थे 2017-18 में, वो हमने पिछले साल 12,340 करोड़ खर्च किया और हर साल ये दर 2 से 3,000 बढ़ती जा रही है, जिससे पता चलता है कि सरकार आज हमारे काम को कितना सपोर्ट कर रही है। आखिरी सवाल, सुरक्षा के लिहाज से ये कितना इम्पोर्टेंट है? सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको मालूम है कि ऑल अलोंग द एलएसी हमारी जो सिक्योरिटी मैट्रिक्स है, सड़कों का जाल है, वो इतना सुदृढ़ नहीं था, लेकिन हमने पिछले 3 साल में इसको बहुत ज़्यादा तेज गति दी है, जिससे ये काम तेज हो जाए और हमारी जो भारतीय सेना है जो वहाँ पर डिप्लॉयड रहती है, आईटीबीपी है, उनको अपना जो सुरक्षा की दृष्टि से जो उनकी डिप्लॉयमेंट है वो और सशक्त हो सके। शुक्रिया डीजी बीआरओ, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर और 10 अन्य राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर ये प्रोजेक्ट जो हैं वो उनका उद्घाटन किया जाएगा। और खासतौर पे सुरक्षा के नज़रिए से एलएसी पर जितने भी प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो लद्दाख हो, यहाँ चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, ये जो हैं काफ़ी चुनौती भरे हैं और इसीलिए इन्होंने सब जीरो टेम्परेचर में भी इन प्रोजेक्ट्स पर काम किया और आज इन्हें देश को समर्पित जो है वो किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा बलों को इससे काफ़ी फायदे होने वाले हैं और चीन के जो गुस्ताखियाँ वहाँ पे होती हैं उसको जवाब देने के लिए सुरक्षा बल ज़्यादा सक्षम रहेंगे। बंटी के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू। अगर लद्दाख एयरबेस की बात करें तो यहाँ से पूरी तरह से फाइटर ऑपरेशन को चलाया जा सकता है। उसमें सिर्फ लेह और थोइस ही ऐसे एयरबेस हैं। इसके अलावा स्पेशल ऑपरेशन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए 3 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, जिसमें न्योमा, दौलत बेग ओल्डी और फुकचे शामिल है। न्योमा एएलजी पिछले 3 साल के दौरान भारतीय वायुसेना की ताकत को एलएसी के पास बढ़ाने में बहुत कारगर साबित हुए हैं। न्योमा एयरबेस पर लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों तरफ से ये हो सकती है और ये भारतीय वायुसेना के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड एरिया में इस तरह के इलाके कम ही मिलते हैं। यानी भारतीय सेना को और मजबूत करने के लिए चीन को करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयारियां मुस्तैद की जा रही हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है और इस दौरान कई समझौते हुए जो कि सुर्खियों में हैं। इनमें से ही एक है भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के एक मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा के बाद चीन की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ये कॉरिडोर सीधे तौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI को चुनौती देता है। इस परियोजना में भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी, अमेरिका शामिल है। लिहाजा आने वाले वक्त में कॉरिडोर भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग का एक बड़ा जरिया बनने वाला है, जिससे चीन की अब मुश्किलें बढ़ेंगी और चीन के नापाक इरादों पर भी विराम लग पाएगा। तो लगातार जो कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं G20 समिट के बाद से, उन कोशिशों को रंग लाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है और आने वाले वक्त में, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को भी अब G20 में शामिल कर लिया गया है, तो भारत और अफ्रीकन यूनियन के साथ साथ तमाम देशों की भी आपसी समझ बढ़ेगी और कनेक्टिविटी पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है
इसी में इस कॉरिडोर का जिक्र किया जा रहा है, जिससे जिनपिंग की नींद उड़ गई है। कॉरिडोर के बाद ड्रैगन को एक और झटका लगा है। एलएसी पर विश्व का सबसे ऊंचा एयरफील्ड तैयार किया जा रहा है। 218 करोड़ की लागत से न्योमा एयरफील्ड की तैयारी हो रही है, जो सीमा से महज 50 किलोमीटर दूर है।